वेस्ट बैंक जेनिन में एक जबरदस्त हमले में रेजिस्टेंस ने इजरायली फोर्सेस को फंसा दिया है। रात भर गोली चली है और उसका वीडियो हमारे पास है। दूसरी बड़ी खबर जो लेबनान से आ रही है, लेबनान में जो यूएन फोर्सेस हैं उनके ऊपर इजराइल ने बमबारी कर दी। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यूएन फोर्सेस की तरफ से वार्निंग आई है कि इजराइल अगली बार उसने अगर ऐसा किया तो फिर जवाब दिया जाएगा। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स पब्लिश हुई हैं जो हिजबुल्लाह के नए लीडर नईम कासिम हैं, उनके बारे में कोई ऐसी नई फोटोग्राफ्स पब्लिश हुई जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो उनको जंग के मैदान में दिखाता है। हिजबुल्लाह लगातार एक मिलिटरिस्टिक एक मैसेज दे रहा है कि हमको हल्के में मत लो, हम किसी भी वक्त हम हमला कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो बहुत बड़ी खबर है, खलील हैया जो हमास के लीडर हैं, उन्होंने पूरा एक तरह से फ्रेमवर्क अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो सीज फायर है वो अभी लंबे समय तक रहेगा। हमास कमिटेड है इसके लिए, इसीलिए हमास ने बाहरी फोर्सेस को भी अलाउ कर दिया है कि वो आके जो इजरायली डेड बॉडीज है, जिनके बारे में कल हमने वीडियो दिखाया था, हमास की जो शैडो यूनिट है उसके साथ रेड क्रॉस ढूंढने गई। और आपको पता है वो जो इजरायली बॉडीज हैं वो उन इलाकों में भी इजराइल ने हमास की शैडो यूनिट को अलाउ कर दिया, जो असंभव था। जिन इलाकों पे इजराइल का अभी भी कब्जा है, येलो लाइन जो इजराइल बिल्कुल गाजा और इजराइल बॉर्डर पे, वहां भी हमास के फाइटर्स को अलाउ किया। उनके साथ ऑफकोर्स रेड क्रॉस के लोग थे और उन लोगों ने वहां भी ढूंढा। यानी हमास अपनी पूरी सिंसियरिटी दिखा रहा है कि किसी भी तरीके से उसको सीज फायर अपहोल्ड करना है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के आज के पहले वीडियो, आज यानी 27 अक्टूबर 2025 के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अंत तक देखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अभी देखिए और एक जो खलील हैया के बयानों से जुड़ी एक और बड़ी बात, उस शख्स का नाम तय हो गया है, उस टेक्नोक्रेट का जो शायद गाजा में जो अथॉरिटी बनेगी, जो नई अथॉरिटी बनेगी, उसका वो चीफ होगा। और ये ऐसा शख्स है, उसके बारे में बताएंगे हम आपको, ये ऐसा शख्स है जो हमास को भी मान्य है और उधर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी मान्य है। यानी महमूद अब्बास सरेंडर किए इस मामले में, और उन्होंने एक ऐसे फिगर को माना है जो हमास के भी करीब रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंट है, एनजीओ, एक पैलेस्टीनियन एनजीओ का आदमी है। इसी तरीके से पूरी लिस्ट बन रही है टेक्नोक्रेट्स की, जिसमें आधे नाम हमास दे रहा है, आधे नाम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दे रहा है, और वो मिल के बनाएंगे। लेकिन जो चीफ होगा वो चीफ हमास के करीब होगा। उसके साथ साथ देखिए जो रूस फ्रंट पे हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर पे हो रहा है, जो वेनेजुएला में हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें एक बच्ची कह रही है फ्री पैलेस्टाइन। इस बच्ची का वीडियो स्टॉकहोम स्वीडन से आया है। यानी यूरोप में जो फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट एक इंसरेक्शन, एक विद्रोह की स्थिति पैदा कर रहा है, वो लगातार बनी हुई है। एक और वीडियो देखिए बर्लिन से, जर्मनी। अब इसके बाद देखिए जो हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं नईम कासिम, उन्होंने जो पूरा एक नए अवतार में वो सामने आए हैं। आपको हम कुछ स्टिल पिक्चर्स दिखा रहे हैं जिसमें वो बकायदा, और ये हाल की पिक्चर्स हैं, जिसमें जो रदवान फोर्स है, सबसे एलीट फोर्स है हिजबुल्लाह की, उसके बीच वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनके अलग अलग गियर्स में उनकी फोटो है। वो फोटो देखिए, आप देख सकते हैं, एक के बाद एक वो आपके बीच आएंगी। अब इसमें देखिए बताना जरूरी है कि नईम कासिम का एक दूसरा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम रेजिस्टेंस की फोर्स हैं, हम बने हैं इजराइल से लड़ने के लिए।
जब तक इजराइल रहेगा हम उससे लड़ेंगे, और खास तौर पे जब तक इजराइल का कब्जा गाजा पे और वेस्ट बैंक पे रहेगा, यानी फिलिस्तीन पे रहेगा, तब तक ये रेजिस्टेंस जिंदा रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हम लेबनान की रक्षा के लिए बने। लेबनान राष्ट्र जब तक रहेगा तब तक हम रहेंगे, हिजबुल्लाह रहेगा, और हिजबुल्लाह सीधे सीधे इजराइल से मुकाबला करेगा, क्योंकि लेबनान राष्ट्र का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। और जो यूएनओ की घटना घटी जिसमें यूएन फोर्सेस पे इजराइलीज ने एक ग्रेनेड फेंका, उसको लेके भी काफी बवाल है। लेबनीज आर्मी उधर से पूरी तरह से तैयार है हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए। ये चीजें आप तक नहीं पहुंच पाती, मैं जानता हूं। इसीलिए मैं इन सारे वाक्यों को आपको जस का तस बताने की कोशिश करता हूं। हिब्रू अखबार योडोत एहरोनोत, उसने पूरा एक लेख छापा है जिसमें उसने कहा है कि इजराइल किस गफलत में था। हमास ने तो सीधे कह दिया है, और जो कायरो में मीटिंग हुई सारे फैक्शंस की, हमास ने सीधे कह दिया है कि वो हथियार अपने नहीं देगा। हां, एडमिनिस्ट्रेशन, वो नई जो टेक्नोक्रेटिक कमिटी बन रही है, एडमिनिस्ट्रेशन दे देगा उसको, लेकिन हथियार नहीं देगा। तो जो सिक्योरिटी है पैलेस्टीनियन, वो जो फोर्स, जो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनेगी संभावित, उसकी जो फोर्स है वो हमासी रहेगी। उसके बाद अगर कोई आएंगी भी, 3 देशों की बात हो रही है कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया और एक और देश है, ये एक और देश है, मतलब वो अरब देश नहीं है, एक और मुस्लिम देश है, मैं नाम भूल रहा हूं भी। पाकिस्तान, इंडोनेशिया और वो देश, इन 3 की फोर्सेस आएंगी, वो भी पीछे रहेंगी। उनका काम होगा इजरायली फोर्सेस की निगरानी करना कि वो कहीं वायलेट ना करें। और उधर आप जानते हैं कि इजराइल में किरियात गात सेटलमेंट में अमेरिका ने एक बेस बना लिया है जिससे वो सीज फायर मॉनिटरिंग कर रहा है। यहां पर ब्रिटेन के भी लोग हैं और भी यूरोपियन देशों के लोग हैं। तो पूरा देखिए गाजा की स्थिति कैसे पलट गई है। उसके बाद आप इस चीज को देखिए कि जो ये नए शख्स इसको लीड करने वाले हैं, जिनकी संभावना है, उनका नाम है अमजद अल शावा। ये देखिए उनकी पिक्चर है। और अमजद अल शावा का जो बैकग्राउंड है, ये पैलेस्टीनियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क यानी PNGO के ये चीफ है, ये डायरेक्टर रहे हैं। और इनके नाम पे मुहर, अभी जो कायरो में सारे फैक्शंस की मीटिंग जो चली, उसमें इनके नाम पे मुहर लगी। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनको समझा जाता है कि हमास के वो करीब हैं, एंड हमास इज कंफर्टेबल विद अमजद अल शावा। फिर दूसरी बात जो आती है कि हमास की बड़ी भूमिका हो रही है इस टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के फॉर्मेशन, और इसमें हमास कम से कम आधे जो लोगों को, मेरे ख्याल से 11 या 12 लोगों की कमिटी होगी, या हो सकता है 22 लोगों की भी हो, तो उसमें आधे लोगों से ज्यादा हमास उसमें चुन रहा है। अब अमजद अल शावा देखिए, ये 24 अप्रैल 1971 में ये पैदा हुए। ये गाजा सिटी यानी गाजा के अंदर ही इनकी पैदाइश हुई। और इनका जो सिविल सोसाइटी का, इन्होंने शुरू से ही गाजा मतलब सिविल सोसाइटी का काम इन्होंने किया। रिलीफ वर्क इन्होंने यूएनओ के साथ जो रिलीफ वर्क लंबे समय से चला, ये लेट 1980 से ये एक्टिव हो गए थे। ये किसी भी राजनीति में नहीं रहे, ये ना फतेह के साथ थे, ना हम मतलब फॉर्मल मेंबर ये किसी के नहीं रहे। अच्छा, पैलेस्टीन अथॉरिटी भी इनके नाम को ऑब्जेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इन्होंने वही जो यूएन रिलीफ देता रहा है, UNRWA जो रिलीफ देता रहा है गाजा और वेस्ट बैंक को पिछले 2 दशकों से, उसमें ये उसके एक तरह से ओम्बड्समैन रहे हैं, यानी उसको कोऑर्डिनेट करने एक पद होता है ओम्बड्समैन, यानी जो पूरा देखता है कि सही तरीके से लागू चीजें हो रही है कि नहीं। उसके बाद दूसरी बात, इनका देखिए महिला अधिकारों पे भी काम रहा है, इनका बच्चों के अधिकारों पे भी काम रहा है, इनका एजुकेशन में भी काम रहा है, इनका जो म्युनिसिपल जो कंडीशंस हैं गाजा में, वेस्ट बैंक में भी ये काम कर चुके हैं, खासतौर पे वाटर सप्लाई को लेके। तो ये बहुत क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड, क्वालिफाइड ये एक शख्स हैं। और जैसे मैंने कहा, बार बार कह रहा हूं कि हमास को इन पे पूरा भरोसा है, हमास ने इनको एंडोर्स किया।
मरवान बरगूती की जो बात है वो अलग से हो रही है कि मरवान बरगूती ये जो टेक्नोक्रेटिक कमिटी बनेगी, इसका जो भी स्ट्रक्चर होगा, एक चीफ होगा, कुछ मिनिस्ट्रीज होंगी, मरवान बरगूती उसके ऊपर एक चेयरमैन का रोल प्ले करेंगे। और इसमें ट्रंप कह चुका है इस बारे में, आप जानते हैं। दूसरी बात, जो इतमार बिन गिविर है वो भी कह चुका है कि मरवान बरगूती को हम कभी छोड़ेंगे नहीं। तो ये देखना है कि बेन गिविर की चलती है कि ट्रंप की, और ट्रंप के सामने बेन गिविर बौना है, तो इसकी नहीं चलेगी। मैं आपको अभी से बता रहा हूं। फिर देखिए, रशियन फ्रंट पे जो यूक्रेन में हो रहा है, उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है कि ईरान और रशिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल डील साइन करने वाले हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब ये इसका नाम होगा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC। और ये INSTC जो है, इसकी घोषणा की है ईरान की जो महिला मिनिस्टर है रोड्स और अर्बन डेवलपमेंट की, फरजाना सादे। ये ईरान की महिला मिनिस्टर है रोड्स और अर्बन डेवलपमेंट की, और इन्होंने पूरी तरीके से अनाउंस किया है कि रश्त अस्तरा जो रेलवे है, और उसका नाम पूरा एक रखा जा रहा है रश्त अस्तरा, और ये जो है रोड कनेक्शन होगा, और पूरा ईरान, रशिया और अजरबैजान, इसको ये लिंक करेगा। बाकू, अभी जो अजरबैजान का कैपिटल है, वहां ये गई थी, और इन्होंने इसकी पूरी बातचीत इसके बारे में कही। और ये आगे पाकिस्तान, चाइना, यूरोप और जो कॉकेशियन रीजन है उससे भी, उसको पूरी तरह से, यानी जो ईस्टर्न यूरोप है उससे भी ये ईरान को लिंक करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण एक ये पूरा डेवलपमेंट है, और इसको बारे में मैंने पहले भी आपको हिंट दिया है। फिर आप देखिए जो यूक्रेन की स्थिति है, उसमें जो लैवरोव, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह की बातचीत अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमेशा वेस्ट जब भी रशिया इस एडवांटेजेस पोजीशन में रहता है, जैसे अभी है, मैंने बताया आपको कि रशिया ने करीब 10,000 यूक्रेनियन सोल्जर्स घेर रखे हैं कुपियांस्क रीजन में, जो कीव से, जो यूक्रेन का कैपिटल है, उससे केवल 606 किलोमीटर दूर है। आप तो जानते हैं युद्ध में 606 किलोमीटर का कोई मायने नहीं। तो वो जो एक पूरी परिस्थिति इस समय रशिया का अपर हैंड है, तो लैवरोव कह रहे हैं कि अभी कोई समझौता नहीं होगा, अब हम पूरी तरह से यूक्रेन को लेंगे, और एक ही रास्ता है कि ट्रंप और वेस्ट सरेंडर करे। देखिए, ये बहुत एक मजबूत हार्ड लाइन जो पुतिन ने ले ली है। ये देखिए इसका आगे क्या इसकी परिणति होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी कुछ बार्गेनिंग के लिए ही ये कहा गया है, लेकिन बार्गेनिंग में कुछ चीजें तय हो गई हैं कि यूक्रेन का ईस्टर्न हिस्सा, यानी 1/3 यूक्रेन गया, वो रशिया के हाथ में चला जाएगा। फिर यूएस और चाइना का एक कोई समझौता, ट्रेड डील, जो पूरी एक ट्रेड वॉर चल रही है इस समय, तो जी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात होनी है, उसको लेके भी काफी क्यूरियोसिटी है, और ये देखना है कि चाइना, जो कि ईरान और रशिया के कैंप में है, वो ट्रंप से क्या बातचीत करता है, किस तरह की ट्रेड डील होती है। तो ये देखिए आज की खबरें थी। मैंने वेस्ट बैंक का जो मैंने आपको बताया था, एक बड़ी घटना वेस्ट बैंक में जो हुई है, उसका मैं बीच में वीडियो दिखाना भूल गया था, तो उसका वीडियो भी आप देखिए। आप मुझको इजाजत दीजिए, मैं शाम को वही अपने निश्चित समय से, यानी 8:30, 9, 9, 9:30 के बीच में जो रात वाला वीडियो है वो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।